सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ENIAC कंप्यूटर कब निर्मित हुआ था। तो दोस्तों ENIAC के बारे में चर्चा करें तो हमने देखा था कि ये पहली पीढ़ी का जो है कंप्यूटर था। ठीक है, पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है ENIAC। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं ENIAC की फुल फॉर्म भी बताऊंगा। जो भी यहाँ पर नाम आए गए जिसकी फुल फॉर्म बनती है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दोस्तों ये है फर्स्ट कंप्यूटर था, ये मान सकते हो आप इसको फर्स्ट कंप्यूटर, लेकिन पहली पीढ़ी का, जब से पीढ़ी स्टार्ट हुई है तब का ये पहला कंप्यूटर है। वैसे तो इससे पहले का एबेकस है सबसे पहला तो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है कब निर्मित हुआ, ये हुआ था 1946 में। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है पहला कंप्यूटर कब निर्मित हुआ, तो 1946 उसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, और ये जो है ENIAC देखो दोस्तों इस प्रकार का दिखाई देता था, काफ़ी बहुत बड़ा होता था ये। ठीक है, और ये कम से कम दोस्तों इसके लिए 50 गुना 50 फीट के कमरे की जो है आवश्यकता होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों ENIAC कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था। तो दोस्तों आपको पता है ENIAC फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था, और फर्स्ट पीढ़ी के अंदर किस प्रकार के जो है मुख्य पुर्जा होता था, वो होते थे दोस्तों वैक्यूम ट्यूब या वल्फ। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब या वल्फ वो होते थे। तो दोस्तों ऐसा ही होती थी वैक्यूम ट्यूब या वल्फ। ठीक है, वल्फ की तरह दिखाई दे रहे हैं तो वल्फ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि ये पहली पीढ़ी थी, ये दूसरी पीढ़ी, तो पहली पीढ़ी कब से कब तक रही। तो दोस्तों ये रही सन 1946 से 58 तक पहली पीढ़ी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों दूसरी पीढ़ी की बात करें, सीक्वेंस वाइज हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर 59 से लेकर के 64 तक जो है दूसरी पीढ़ी रहेगी दोस्तों। ठीक है, आगे है तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर का जो है काल क्या था। तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी हो जाएगी 65 से 70 तक। आगे है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था। तो दोस्तों चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर का काल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 71 से 85 तक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पांचवी पीढ़ी का काल, तो दोस्तों पांचवी पीढ़ी ही अब चल रही है। ठीक है, फिफ्थ जो है पांचवी पीढ़ी ही अब चल रही है। तो दोस्तों पांचवी पीढ़ी 85 से लेकर अब तक जो है पांचवी पीढ़ी ही चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ENIAC की गणना की रफ्तार क्या थी। तो दोस्तों ENIAC की गणना की रफ्तार अगर बात करें तो ये 5000 जोड़ प्रति सेकंड। ठीक है, 5000 जोड़ है वो प्रति सेकंड करने में ये सक्षम था। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछूं, जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा था, आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले वाली वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का ट्रांजिस्टर दिखाई देता है, मैंने उस समय आपको बताया भी था। ठीक है, तो दोस्तों ये किसका बना होता है, ये बना होता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, अर्धचालक का। आगे चलते हैं। आगे है ट्रांजिस्टर जो है वो किस चीज़ का बना होता है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। चलते हैं आगे। आगे है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार किसका इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों देखो तीसरी पीढ़ी की बात करें यहाँ पर, तो तीसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों IC चिप लगी थी। ठीक है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसका मुख्य पुर्जा था तीसरी पीढ़ी का। ठीक है, लेकिन इसमें पहली बार एक चिप और जो है मेमोरी जो है यूज की गई थी, वो कौन सी थी, वो थी कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी जो है यूज की गई थी, इस प्रकार की दिखाई देती है दोस्तों कैश मेमोरी। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सबसे फास्ट मेमोरी होती कैश मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है वो होती कैश मेमोरी। ठीक है, उसके बाद जो दोस्तों CPU, ठीक है, CPU और मेन मेमोरी के बीच में स्थापित होती है। ठीक है, इनका आदान प्रदान करती है, बीच में लगी होती है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर लगती है, ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में स्थापित होती है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर क्या है। अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो देखो इस प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसमें दोस्तों जो है इसमें होती तो चिप ही है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में, लेकिन एक जगह इकट्ठी होती हैं।
पहले अलग अलग लगाते थे। तो इसमें बहुत सारी चिपें होती हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चिप होती हैं एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो दोस्तों इसमें सैकड़ों आईसी जो है चिपों के जो है समूह होता है, ठीक है। एक ही चिप पर जो है सैकड़ों आईसी का जो है समूह होता है दोस्तों, लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, सैकड़ों का ही होता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता थी। तो दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता थी। अगर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों आप बताना कमेंट करके कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर मुख्य पुर्जा क्या था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, ठीक है। चौथी पीढ़ी लिख के, और मैंने जो दूसरी वाली जो पीढ़ी पूछा था वो वाली पीढ़ी लिखकर आप बता देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी। यहाँ पर दोस्तों है आपका चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता थी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर नोटबुक, लैपटॉप और पॉमटॉप कंप्यूटर की किस पीढ़ी के हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो है ना, ये आप देखते हो, ठीक है, ये है नोटबुक, ये है लैपटॉप, सभी परिचित है लैपटॉप से। नोटबुक और पॉमटॉप आपने कम देखे होंगे, इसलिए मैंने इनकी इमेज लगा दी है ताकि आपको नॉलेज हो इस चीज़ की। इस प्रकार का तो दोस्तों नोटबुक होती है, ये पॉमटॉप होता है, ठीक है। लगभग ये दिखाई तो देते हैं ये लैपटॉप की तरह ही, ठीक है। तो ये तीनों ही एक ही कैटेगरी के हैं। और ये कैटेगरी कब चल रही है, आजकल किसका ज़माना, पीसी का या लैपटॉप का। तो पीसी का ज़माना नहीं है, लैपटॉप का ज़माना है। तो लैपटॉप का ज़माना है तो आजकल कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी। तो आप ऐसे करके इसको याद कर लेना, ये 5वीं पीढ़ी के जो है चीज़ें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है 2 लंबी दूरी के वैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों देखो, वैन नेटवर्क है वो लंबी दूरी के या बड़ी जगह के, बड़े बड़े जगह का जो है जोड़ने के, नेटवर्क को जोड़ने को काम आते हैं। और ये जो है दोस्तों जोड़े जाते हैं रूटर के द्वारा, ठीक है। ये रूटर लगा होता है दोस्तों, देखो इस प्रकार का रूटर होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे रूटर इस प्रकार का होता है जिसमें काफ़ी जो है सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, एंटीना लगे होते हैं, ये रूटर होता है, ठीक है। और ये वैन के लिए काम आता है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों 2 लंबी दूरी, ठीक है, सॉरी लंबी दूरी तो नहीं कहेंगे हम इसको, 2 दूरी जो है लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, ठीक है। लंबी दूरी में तो वैन जोड़ा जाता है, ये शॉर्ट दूरी के लिए, थोड़ी दूरी के लिए ही जोड़ा जाता है, ठीक है। तो लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग होता है दोस्तों, इसका प्रयोग होता है गेटवे, ठीक है। गेटवे का इसमें प्रयोग होता है, ये देखो दोस्तों गेटवे लगा हुआ है, ठीक है। और गेटवे क्या होता है, जैसे भी कोई कंपनी है वहीं की वहीं पर, जैसे कि आप लोग देखो, अच्छा सा उदाहरण दूं मैं कि लाइब्रेरी में आप में से बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर नेटवर्क की सुविधा होती है, डाटा मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें ये गेटवे ही लगा होता है दोस्तों, ठीक है। और पास पास में सारे जो देखो दोस्तों सारे पीसी जो है कनेक्ट होते हैं। तो थोड़ी दूरी के लिए आप बिल्कुल एक ही जगह पर, छोटे जगह के लिए जो है वो लैन को जोड़ा जाता है। और वो किसके द्वारा जोड़ा जाता है, वो गेटवे के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे है यहाँ पर रूटर्स, ठीक है। रूटर्स जो कि वैन नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों ये जो है रूटर्स जो है OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करते हैं। दोस्तों एक बात तो यहाँ पर समझो कि OSI मॉडल क्या है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि इसमें 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल के अंदर, ठीक है। और एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशंस, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ये 7 प्रकार की लेयर्स होती हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है रूटर्स। तो रूटर्स जो है दोस्तों वो वैन के लिए काम आता है, वैन, ठीक है, वैन नेटवर्क के लिए। और रूटर्स जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पर नेटवर्क लेयर, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी दूरी का काम करते हैं तो नेटवर्क के थ्रू ही ये काम किया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है गेटवे। गेटवे दोस्तों थोड़ी दूरी का काम करता है। तो गेटवे जो है दोस्तों ये हो जाएगा डाटा लिंक लेयर, ठीक है। डाटा को लिंक करके है ये लेयर बनती है, या फिजिकल लेयर या डाटा लिंक लेयर, दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिकल के तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि फिजिकल का तरीका मतलब दोस्तों जैसे देखो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है,
एक यहाँ पर जो है आपके नेटवर्क आ रहे हैं और इसको डायरेक्ट एक केबल से जोड़ दिया जाए तो ये फिजिकली जुड़ गया, ठीक है। फिजिकली भी इसका आंसर है और डाटा को लिंक कर दिया गया है, ये भी इसका आंसर है, ठीक है। डाटा को लिंक मतलब वायरलेस नेटवर्क के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों इसके आंसर है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही दे रखा है तो डाटा लिंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जो है वो जिम्मेदार है। दोस्तों देखो, इसके जो आंसर है वो मैं आपको समझा दूं पहले ही कैसे। देखो, कोई भी डाटा है उसको परिवर्तित कर रहे हो या कोई अनुवाद कर रहे हो किसी चीज़ का, ठीक है। किसी चीज़ को अनुवाद कर रहे हो, अनुवाद का मतलब हम समझ सकते हैं किसी चीज़ को आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो प्रेजेंट कर रहे हो ना किसी चीज़ को। इंग्लिश में अगर देखें तो अनुवाद कर रहे हो किसी चीज़ को, आप प्रेजेंट कर रहे हो, पेश कर रहे हो, तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है एप्लीकेशंस के बीच संरचनात्मक अंतःक्रिया और संगठन के लिए प्रविधि प्रदान करने वाली लेयर का क्या नाम है। तो दोस्तों एप्लीकेशंस के बीच संरचनात्मक, ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेशंस लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सेशंस लेयर। आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर डाटा के पारदर्शी और विश्वसनीय स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार लेयर का क्या नाम है। दोस्तों देखो, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। स्थानांतरण, स्थानांतरण को आप क्या कहते हो, ट्रांसपोर्ट कहते हो ना, ट्रांसपोर्ट कहते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है नेटवर्क को के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम कौन करता है। दोस्तों काफ़ी नेटवर्कों के बीच जो एजेंट का काम कौन करता है, वो नेटवर्क लेयर ही दोस्तों जो है नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का एजेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है OSI स्टैंडर्ड के तहत कई लेयर होते हैं, हमें पता है बिल्कुल कई लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं। खुले सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशंस के बीच सेमांटिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है। तो एप्लीकेशंस के सेमांटिक आदान प्रदान में दोस्तों एप्लीकेशंस लेयर ही मदद करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं फुल फॉर्म्स की। OSI का मतलब क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग। वैन का मतलब होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड मतलब काफ़ी दूरी में फैला हुआ, ठीक है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल मतलब आसपास का एरिया, ठीक है। इनियक, इनियक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।